वाह क्या जगह है। ऐसा लग रहा है जॉर्जिया में मेरा स्वागत तो अभी हुआ है। हाँ तो भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, एक ऐसे एयरपोर्ट के सामने खड़ा हुआ हूँ जो पाकिस्तान का बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है और पाकिस्तान के टॉप एयरपोर्ट में इस एयरपोर्ट का नाम शामिल होता है, जो कि मेरे सामने पीछे कराची एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पाकिस्तान का टॉप एयरपोर्ट है। और अगर आपको इसमें खुशी नहीं होती, आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं। आप अगर इंटरनेट जानते हैं और अगर आप गूगल करना जानते हैं तो आप गूगल करें। ये वर्ल्ड के बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट में एक वक्त था जब ये शामिल होता था। 1960 से लेके 1980 के दरमियान ये एक ऐसा एयरपोर्ट था जिसमें दुनिया की तमाम एयरलाइंस आती थी। हाँ तो भाई आज का टॉपिक मेरा बिल्कुल सिंपल है, मेड बाय पाकिस्तान एंड प्राउड टू बी पाकिस्तान। तो आप लोगों को पता ही है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में ना बनती हो। हम सुई धागा कपड़ा हर एक चीज़ अपने मुल्क में बनाते हैं। ना सिर्फ सुई धागा कपड़ा बल्कि हम भाई ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी जो फुटबॉल है वो भी पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर होती है। ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिनके पास अपना फाइटर जेट है, यानी कि हम अपना फाइटर जेट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रही है हमारी एयरफोर्स। और तो और पाकिस्तान के पास ही अपना न्यूक्लियर पावर भी है। पाकिस्तान दुनिया के उन 8 मुल्कों में शामिल है जिनके पास अपना न्यूक्लियर सिस्टम है। और तो और बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। पाकिस्तान के पास दुनिया अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में, एप्पल की फैक्ट्री भी यहाँ पे लगने वाली है भाई। पाकिस्तान अभी जैसे आप मोबाइल ख़रीदते हैं उसमें लिखा होता है मेड बाय जापान, मेड बाय चाइना, मेड बाय अमेरिका। अभी एप्पल के जो इन फ्यूचर जो मोबाइल्स आने वाले हैं उसमें लिखा होगा मेड बाय पाकिस्तान। लेकिन आज हम बात यहाँ पर ये नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे मुल्क की बात करने वाले हैं जिसमें जाके पाकिस्तानियों ने अपना नाम रोशन किया। और तो और हमने उनकी एयरलाइन भी बना दी भाई। उनको एयरलाइन चाहिए थी, उनके पास जहाज़ नहीं थे, तो पाकिस्तान ने अपने जहाज़ भी उनको दे दिए कि भाई तुम हमसे जहाज़ भी ले लो। ना सिर्फ जहाज़ दिए बल्कि उनको अपने पायलट भी दे दिए। भाई तुम्हारे पास जहाज़ आ गया है, सिर्फ जहाज़ से काम नहीं चलेगा, तुम एक काम करो हमसे पायलट भी ले लो। और तो और सिर्फ पायलट ही नहीं, अपना टेक्निकल स्टाफ भी दे दिया। सारे टेक्नीशियन जाओ भाई उधर और जाके उनकी हेल्प करो। तो ये सारी खिदमत पाकिस्तान की है। और तो और सिर्फ एयरलाइन पे ही बात नहीं ख़त्म हो जाती भाई। जिस मुल्क की एयरलाइन की बात कर रहा हूँ उसी मुल्क के एक सिटी, एक टाउन का नाम जो रखा गया है वो भी पाकिस्तानियों ने ही रखा है। उसकी एक लंबी स्टोरी मैं आपको ले के चलूँगा। बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन सा मुल्क की बात कर रहा हूँ। आज मैं उसी मुल्क जाने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा उस मुल्क में पाकिस्तानियों ने क्या क्या रोल प्ले किया है, पाकिस्तानियों की कितनी खिदमत है। और तो और चलें, क्योंकि इस वक्त मेरा टाइम हो गया है फ़्लाइट का, और चलते हैं। अच्छा तो जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये देख के आप बिल्कुल पहचान गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। तो बेसिकली मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई में, और सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। और तो और मैं आपको एक और भी बात बताऊँ, ये जो आप मॉल देख रहे हैं दुबई मॉल, ये दुनिया का 7वां बड़ा मॉल है, यानी कि सबसे बड़ी बिल्डिंग उसके बराबर में बना हुआ
दुनिया का 7वां बड़ा मॉल, ठीक है। एक और मेट्रो है यहाँ की, दुबई मेट्रो के नाम से ट्रेन सर्विस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बेसिकली बताने का मेरा मकसद ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, साथ में दुबई मॉल, दुनिया का 7वां बड़ा मॉल और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन, ये 3 प्रोजेक्ट जब एट अ टाइम चल रहे थे 2009 में। और इसके साथ ये जो 3 मेन प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट सत्ता के प्रोजेक्ट थे, और जो बाकी कंस्ट्रक्शन हो रही है जैसे कहीं कहीं आगे पीछे बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, वो भी साथ में एट अ टाइम जारी थे। तो भाई उस वक्त 2009 में जब ये इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे एट अ टाइम, तो कहते हैं कि दुनिया भर की 60% जो हैवी मशीनरी होती है, हैवी इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, जो ट्रक हो गए आपके, जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, दुनिया भर से 60% मशीनरी जो थी जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, वो इस वक्त उस टाइम दुबई में मौजूद थी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी 60% यानी कि दुनिया भर में 60% जो कंस्ट्रक्शन थी वो सिर्फ दुबई में हो रही थी, और 40% इंडिया, पाकिस्तान, इधर उधर जापान, अमेरिका, ये बेसिकली यूएई, बेसिकली 7 रियासतें हैं। इसमें अजमान है, दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है और अलैन और दूसरी रियासतें भी। तो ये 7 रियासतें मिलके एक मुल्क बना था जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो लेकिन वो मुल्क तो बन गए, लेकिन जो इनके रूलर्स थे, जो इनके हुक्मरान थे, वो आज भी अलग हैं। दुबई में अलग गवर्नमेंट है, अलग मैनेजमेंट काम कर रही है, और शारजा में अलग मैनेजमेंट काम कर रही है। इसी तरह अबू धाबी में अलग मैनेजमेंट है, उनके रूलर अलग हैं और उनकी टीम अलग है। यानी कि हर रियासत की अलग मैनेजमेंट, अलग टीम, अलग रूलर, उनके हुक्मरान अलग होते हैं। अच्छा, तो हुआ क्या कि जब ये बुर्ज खलीफा अंडर कंस्ट्रक्शन था, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था, बीच में जाके रुक गया था। वो रुका क्योंकि कुछ यानी कि फाइनेंशियल इशू आ गया दुबई के पास और दुबई की गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से वो इस टावर को यानी कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो हुआ ये कि उस टाइम जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो इसका नाम बुर्ज खलीफा नहीं था, इसका नाम था बुर्ज दुबई, ऐसे करके, ठीक है। तो जब उनके पास पैसे नहीं थे और इसको कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइम अबू धाबी के एक खलीफा थे, उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन शेख खलीफा के बारे में कुछ कहते हैं कि उनका नाम खलीफा था और ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट की बेसिकली, तो इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया गया। तो उस टाइम जब बुर्ज दुबई जब ये बन रहा था, तो यहाँ के क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उधर से आई, तो उसका नाम बदल के बुर्ज दुबई की जगह बुर्ज खलीफा कर दिया। यानी खलीफा उनका नाम था, तो बुर्ज दुबई की जगह बुर्ज खलीफा कर दिया गया इसका नाम। तो भाई मैं इस वक्त जा रहा हूँ दुबई मॉल के अंदर, तो आप भी मेरे साथ चलें, तो मैं आपको दिखाता हूँ दुबई मॉल अंदर से कैसा बना हुआ है। दुबई मॉल जो है दुनिया का 7वां बड़ा मॉल है, दुनिया में 7वें नंबर पे ये आता है। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं एक्वेरियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है मेरे पीछे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमन मेड फाउंटेन है।
और काम से आया था। बेसिकली मैं अपना चार्जर लेने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे फूड कोर्ट में आया हूँ तो मुझे और भूख लगने लगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज मेरा दुबई मॉल में आने का प्लान यूँ बना क्योंकि कल रात से मेरा मोबाइल का चार्जर नहीं काम कर रहा और मैं अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहा, तो किसी से ले वे के चार्ज किया तो बेसिकली मैं यहाँ पर आया। अच्छा, पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा होगा एप्पल की शॉप बनी हुई है, तो मैं बेसिकली एप्पल का जो आउटलेट है उसमें आ जाया था ताकि अपना चार्जर खरीद सकूँ। अच्छा, बैक टू अवर टॉपिक। बेसिकली आपको याद होगा कि कराची से जब मैं डिपार्चर कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन बनाई गई है जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट से बनी है। वो एयरलाइन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, होता क्या था कि जब 1980 के टाइम में उस टाइम में ये जो गल्फ़ रीजन में जितने भी मुल्क हैं, इसमें बहरीन आता है, कतर आता है, यूएई, सऊदी अरब और ये 5-6 मुल्क 7 मुल्क बेसिकली आते हैं। तो लेकिन इन सातों के पास एयरलाइन कोई भी नहीं रखता था। सिर्फ एक मुल्क ऐसा था जिसके पास एयरलाइन होती थी, वो था बहरीन के पास थी गल्फ़ एयर। उस ज़माने में पूरे गल्फ़ रीजन में सिर्फ एक एयरलाइन होती थी जिसका नाम होता था गल्फ़ एयर। अच्छा, गल्फ़ एयर जब वो पूरे ख़ित्ते में एक थी तो जाहिर सी बात है वो अपनी मनमानियाँ भी करेगी भाई। वो कभी किसी मुल्क से जब दिल चाहता था उनका फ़्लाइट सस्पेंड कर देते थे, जब उनका दिल चाहता था वो फ़्लाइट स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, अब हुआ क्या कि एक वक्त ऐसा भी आया 1980 के टाइम में जब यूएई की गवर्नमेंट और ये जो बहरीन की जो गवर्नमेंट है इनके दरमियान आपस में कुछ अनबन हो गई, जिसकी वजह से गल्फ़ एयर ने यूएई से पैसेंजर जो हैं उनको उठाना बंद कर दिया। ना उन्होंने फ़्लाइट सस्पेंड कर दी गल्फ़ एयर ने यूएई के लिए। तब आप सोच सकते हैं कि पूरे खत्ते में एक एयरलाइन है, अब वो भी सस्पेंड हो जाए तो फिर पैसेंजर किधर जाएंगे? यानी कि आप पैसेंजर मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते और कहीं जा नहीं सकते। जो टूरिस्ट आते हैं या जो आउटसाइडर हैं, जो कंट्री में नहीं रहते, जो यानी कि दूसरे मुल्क से आते हैं, अब वो सारे स्टक हो गए। उसमें यूएई की बहुत बदनामी भी हुई कि भाई उनके पास कोई एयरलाइन नहीं है और ये सारी चीज़ें। तब यूएई के जो रूलर थे यानी कि जो इनके हुक्मरान थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि भाई अब हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं और वक्त आ गया कि अब हम अपनी एयरलाइन मार्केट में लेकर आएँ जो यूएई को रिप्रेजेंट करे। तो उस टाइम उनके पास पैसे तो थे भाई, उनके पास पैसे तो थे। उस टाइम गोल्ड ये जो तेल है गल्फ़ में निकल आया था, तो उनके पास वो थे तो अमीर, लेकिन उनको जो टेक्निकल गाइड चाहिए होता है और जो सपोर्ट चाहिए होती है वो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो पाकिस्तान की एयरलाइन होती थी PIA, वो उस ज़माने में दुनिया की नंबर 1 एयरलाइनों में से एक एयरलाइन थी। तो हुआ ये कि भाई उन्होंने अब डिसाइड किया कि हमें अपनी एयरलाइन चाहिए और उनको सपोर्ट चाहिए थी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरलाइन होती थी PIA वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइनों में से एक होती थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और यूएई की गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग दोनों मुस्लिम ब्रदर कंट्री, तो पाकिस्तान के जो यानी कि हुक्मरान थे उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि उनको इतने जहाज़ दिए गए। उनको शुरू में जब एमिरेट्स एयरलाइन इनॉग्रेट हुई, जब मार्केट में आई, तो जब पहली उन्होंने फ़्लाइट ली तो वो पाकिस्तानी जहाज़ थे। और तो और जब भी आप एमिरेट्स एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो उसका जो कोड होता है, जैसे PIA का होता है PI ऐसा कुछ करके, PA होता है, अब गल्फ़ एयर का होता है GF, और अभी आप अगर एमिरेट्स का कोड देखेंगे तो EK है। EK इस वजह से क्योंकि सबसे पहले जब एमिरेट्स लॉन्च की गई थी तो उन्होंने सबसे पहली फ़्लाइट ही ली थी UAE टू कराची, यानी कि वो UAE यानी कि दुबई टू कराची, जब वो सबसे पहली फ़्लाइट उनकी लैंड हुई थी। तो वो कोड आज तक उन्होंने अपना वैसे ही रखा हुआ है। E मतलब एमिरेट्स, K मतलब कराची। एमिरेट्स टू कराची वो फ़्लाइट आई थी और आज तक वो जो उसका कोड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है।
हाँ तो भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्रा में, और बेसिकली आज मेरा दुबई में तीसरा दिन है। अच्छा, तो अब्रा के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। ये अब्रा यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा, मैंने एक मास्क लगाया हुआ, उसका एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मैं यूएई में, यहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, आप बगैर मास्क के नहीं घूम सकते। अगर इनकेस आप बगैर मास्क के नज़र आ गए, कोई भी रीज़न हो, आप अपनी मूवी बना रहे हो या आप सेल्फी ले रहे हो या कोई भी दूसरा रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो, कोई भी आपकी बात एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बिल्कुल सीधा फाइन है। अच्छा, तो भाई बैक टू आवर टॉपिक, हम यहाँ पर आए हैं एक रीज़न की वजह से। बेसिकली मैं यहाँ पर आया हूँ डेरा में, मुझे कुछ काम भी था, और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने सोचा एक मूवी क्यों ना बना लें। तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। और अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, ये बेसिकली दुबई का एक टूरिस्ट प्लेस है अब्रा। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं। अभी आई डोंट नो कि मे बी कोविड है तो हो सकता है कुछ रश कम हो गया हो, बट जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ हमेशा मैंने देखा है यहाँ पे हमेशा जाम ही रहता है। इन कश्तियों में मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, आप जब भी पाकिस्तान में अक्सर किमाड़ी वगैरह में अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि आप कश्ती में जब बैठते हैं तो आपको सेंटर में बिठाते हैं, यानी कि वो बीच के अंदर की तरफ बिठाते हैं। ये कश्तियाँ ऐसी हैं कि भाई यहाँ पे कश्तियों के ऊपर आपको बिठाया जाता है, कश्तियों के अंदर नहीं, यानी कि कश्तियों के ऊपर आप बैठते हैं और ट्रैवल करते हैं। और एक और भी मैं आपको एक ख़ास बात यहाँ पर बताऊँ, जब आप देख सकते हैं, ये बीच में आप समंदर कह लें कि बीच पे समंदर जा रहा है और दोनों तरफ इसके किनारे हैं। वो किनारा बर दुबई कहलाता है, वो कोने वाला, ठीक है। और ये वाला जो किनारा है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ये कहलाता है डेरा दुबई। अच्छा, इधर का एक और भी एक कुछ लोग जो पुराने, यानी कि यूएई में जो पुराने लोग हैं जो काम काफ़ी 30 40 साल से करते हैं, वो उस दुबई को, यानी कि जो बर दुबई है, वो उस दुबई को कहते हैं न्यू दुबई। और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसको कहते हैं ओल्ड दुबई, क्योंकि इसका एक रीज़न है। जब 1970 के लगभग इस जगह पे जब ऑयल निकला है, तो दुबई, जब यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हुआ, जब ऑयल निकला, तेल निकला गल्फ में, तो तब तक दुबई जो था वो सिर्फ यहीं तक था। यानी कि यही एरिया में ये जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये कॉर्नर जहाँ किनारा जो नज़र आ रहा है, सिर्फ यही दुबई था। वो जो दुबई बना है वो उसके बाद बना, यानी कि वो न्यू डेवलपमेंट है। और ये जो है ये ओल्ड दुबई, ये सारी ओल्ड बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यानी कि काफ़ी पुरानी। और जब आप उधर जाएंगे तो उधर बुर्ज खलीफा, जितने भी मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, जुमेरा बीच और वो तमाम एरियाज, यानी कि वो तमाम जितनी भी वो डेवलपमेंट है वो सब न्यू है। वो इस वजह से लोग उसको कहते हैं न्यू दुबई। बेसिकली दुबई है, वो भी दुबई का हिस्सा है, ये भी दुबई का हिस्सा है। और एक और भी ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको, जब मैं कराची में डिपार्चर के लिए जा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि एक कंट्री का, एक सिटी का, टाउन का नाम भी पाकिस्तानियों ने रखा। वो उसका भी रीज़न मैं आज आपको बताऊं। भाई ये आप देख रहे हैं डेरा दुबई, ठीक है, वो है बर दुबई। अच्छा, जब आप सराइकी में, मतलब सराइकियों के साथ अगर आपकी कोई दोस्ती आ रही है, कोई जो मुझे सराइकी सुन रहे हैं और जो उस एरिया के लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो जब भी वो उनसे जब आप बात करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, तो वो अपने घर को, यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो सोते हैं, जहाँ पे उनका रहने का जगह है, जो उनका रहने का जो सिस्टम है जहाँ पे, अच्छा, उस जगह को वो हमेशा घर नहीं कहेंगे, वो हमेशा उस जगह को कहेंगे डेरा। यानी कि अगर आप उनसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलेंगे हम डेरा जा रहे हैं। वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे हम घर जा रहे हैं, वो हमेशा बोलेंगे कि भाई हम डेरा जा रहे हैं। तो उस टाइम जब लोग यहाँ पर रहते थे, वो क्या करते थे, वो बेसिकली रहते इधर थे, यानी कि ये ओल्ड दुबई, ये सब बिल्डिंगें जो हैं ये उस टाइम, यानी कि पुराने वक्त में जब ये डेरा दुबई भी कुछ घर बने होते थे, और यहाँ पे सिर्फ लोगों को रिहाइश की जगह थी, यानी कि लेबर जो थी वो यहाँ पे रहते थे और वो उधर जाके काम करते थे, क्योंकि वो न्यू डेवलपमेंट थी सारी उधर। अब जब उधर वो लोग काम करते थे और इधर जब वो यहाँ पे रहते थे आके, यहाँ पे उनके घर थे, खाने की जगह, उनके सोने की जगह, जब वो उधर जाते थे और जब उनसे उधर कोई पूछता था बर दुबई में
जब बरदुबई में उनसे कोई पूछता था कि भाई तुम किधर जा रहे हो, तो वो कहते थे हम डेरा जा रहे हैं, हम डेरा जा रहे हैं। वो ये नहीं बोलते थे हम अपने घर जा रहे हैं, वो ये कहते थे हम डेरा जा रहे हैं। तो उसकी रीज़न की वजह से इस जगह का नाम डेरा पड़ गया और आज तक इस जगह को आप डेरा ही कहते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी बोले हमें कहाँ जाना है, आपको डेरा जाना है, ये उस जगह का नाम है। और उस जगह का बरदुबई कैसे पड़ गया, मैं आपको एक रीज़न बताऊं। वो उसको बरदुबई क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि भाई जब 1970 से पहले जब ये वो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, वो कुछ भी नहीं था उधर, सब कुछ यहीं पर था। तो दुबई भी सिर्फ यहीं तक होता था, दुबई वहाँ पे नहीं था। दुबई तो अब डेवलप्ड हो गया और एक्सटेंड हो गया आगे की तरफ, लेकिन उस टाइम जो था वो दुबई सिर्फ यहीं तक होता था, यही इसका बॉर्डर होता था। यानी कि ये जो नदी आपको दिख रही है इसके बाहर कुछ भी नहीं होता था, कोई भी उधर नहीं आता था। तो दुबई जो था वो उस ज़माने में सिर्फ यही दुबई था और कोई दुबई नहीं था। तो हुआ क्या कि जब दुबई में जब यहाँ पे लोग रहते थे उस ज़माने में, तो आप जब इनसे कोई भी पूछेगा तो कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर इनकेस अगर मुझे उधर जाना है बरदुबई और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं उनको बोलूँगा मैं दुबई के पार जा रहा हूँ, यानी कि पार दुबई जा रहा हूँ। मैं बोलूँगा दुबई को पार करके मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, यानी कि ये दुबई की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं पार करके उधर जा रहा हूँ, तो वो मैं पार दुबई जा रहा हूँ। अब आपको पता होगा अरबी में जो है वो पे नहीं होता, उनके यहाँ पी नहीं होता, तो उनकी तरफ से ये हम लोग पाकिस्तानी उसको कहते थे बरदुबई, ठीक है। तो अब उनके लैंग्वेज में अरबिक में उनके यहाँ पी नहीं है, वो पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान, पैसा को कहते हैं पैसा। और इसी तरह जब उधर को हम लोग कहते थे पार दुबई, तो उनकी तरफ से आ गया बरदुबई, तो इस तरह से उसका नाम पड़ गया बरदुबई। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है और इसमें बेसिकली पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डेरा मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी लैंग्वेज, हम यहीं पर जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था उस टाइम हम लोग पाकिस्तानी यहाँ पर थे और यहाँ पर आके काम करते थे। और सारी जो डेवलपमेंट है ऑलमोस्ट यूँ कह लें कि पाकिस्तानियों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो मैं दुबई के मेट्रो स्टेशन में इसमें मौजूद हूँ और ये टर्मिनल 3 का मेट्रो स्टेशन है। ये वर्ल्ड की उन ट्रेनों में से एक है जिसमें ट्रेन विदाउट ड्राइवर होती है, ये आप देख सकते हैं। एक बात बताना चाहूँगा, ये इसमें दुबई का मेट्रो स्टेशन का मैप है मेरे पीछे, मैं हूँ इस वक्त ये टर्मिनल 3 पे, ठीक है। तो और मैं ये रेड लाइन है, इसमें 2 लाइन्स हैं, यानी कि 2 तरह की इसमें ट्रेन है, एक को कहते हैं हम रेड लाइन और एक है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन जो है वो एतिसलात से शुरू होती है और उसका लास्ट स्टेशन जो है वो क्रीक है, ये वाला। और रेड लाइन जो है वो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है सेंटर पॉइंट, इसका मेट्रो स्टेशन है। और ये जाती है पहले एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन, फिर टर्मिनल 3, फिर टर्मिनल 1, फिर अगला है जीजी को, फिर डेरा सिटी सेंटर, फिर अलविगा, फिर है ये यूनियन स्टेशन, यूनियन से बुर्जुमान, मैक्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एमिरेट्स, फाइनेंशियल सेंटर, बुर्ज खलीफा, और फिर बिजनेस बे, फिर ये जाती है अल-सफा, उम्मल शरीफ, मॉल ऑफ द एमिरेट्स। अच्छा, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इस ट्रेन में बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं बट किसी को नहीं पता होता, वो एक बाद में आज आपको बताऊँ। ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन का फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका मेट्रो स्टेशन जो है वो है 11, यानी कि नंबर आप जब भी किसी मेट्रो स्टेशन को देखेंगे तो 1 से शुरू होगी, गिनती जो होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। लेकिन ये R11 जो आप देख रहे हैं, R11 मतलब इससे 10 मेट्रो स्टेशन पहले होने चाहिए थे,
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आता है 11, फिर आता है 12, फिर आता है 13, फिर आता है 14, फिर आता है 15, फिर आता है। अब ये 11 से जो शुरू हो रहा है उसका रीज़न ये है, मैं आपको बताऊँ। इस वक्त जब दुबई मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो बेसिकली ये प्लान जो था वो ऐसा था कि दुबई मेट्रो में यानी कि यहाँ पे लोग काम करेंगे और शारजा में लोग रहेंगे, यानी कि उनकी रिहाई जो होती थी वो शारजा में होती थी, क्योंकि शारजा ज़्यादा चीपेस्ट है अकोमोडेशन के लिहाज से, रिहाइश के लिहाज से, और यहाँ पे जितना ज़्यादा बिजनेस प्लेसेस और रहने की जगह होती थी। हुआ क्या कि जब दुबई की जो कंस्ट्रक्शन थी, दुबई में क्या हुआ कि दुबई के सारे मेट्रो स्टेशन रेडी हो गए, उन्होंने कर लिए कंप्लीट, लेकिन शारजा के जो रूलर थे वो अपने अंडर के जो मेट्रो स्टेशन थे वो उन्होंने शुरू नहीं कर सके, और उन्होंने यानी कि उस प्रोजेक्ट को कुछ डिले हो गया या क्या हुआ, क्या रीज़न है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शारजा प्लान बेसिकली हुई था कि 11 से शुरू होगा, पिछले जो 10 मेट्रो स्टेशन थे वो बेसिकली शारजा में बनने थे, लेकिन शारजा में नहीं बने। लेकिन दुबई वालों ने अपने जो मेट्रो स्टेशन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, यानी कि उन्होंने जब वो मेट्रो स्टेशन बने उनके टर्मिनल्स और उन्होंने जो रेलवे की लाइन वगैरह सारी उन्होंने बना ली, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर दिया, इनोग्रेट भी कर दिया। लेकिन जो शारजा का जो हिस्सा है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बट आज तक लोगों को कभी भी ये नहीं पता होता है 11 क्यों है। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, बट ये 11 है तो पिछले 10 जो हैं वो बेसिकली शारजा में बनने थे, जो अभी तक बने नहीं हैं, जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है।